हाई परफॉर्मेंस ORM, कैपिटल में लिखना, टूल। ORM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। रिलेशनल मैपिंग। क्या होता है कि जितनी चीजें अभी हमने सीखी, तो फ्रेमवर्क्स जो आएंगे या आते हैं तो वो कुछ नया नहीं करते, ठीक है। उनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है कि प्रोडक्शन लेवल पे जब प्रोडक्शन ग्रेड की एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग कंपनी में, तो आपके काम को स्मूथ बनाना, फास्ट करना, ये परफॉर्मेंस अच्छा करना, तो ये सारा यानी डेवलपमेंट एज वेल एज एक्सिक्यूशन परफॉर्मेंस इन पॉजिटिव सेंस बोथ शुड बी इंक्रीजेस, ठीक है। करना वही है, मतलब फ्रेमवर्क नहीं भी होते, if you have zero knowledge of any framework, then of course you can able to build any type of application right now इतना सीख लिया। अभी आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, सर्वर DSP का नॉलेज हो गया है, जो बोले वो बना सकते हो, ठीक है। यानी जैसी बनती है वैसी बना सकते हैं। अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं आज से हम लोग, उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि हम लोग कुछ ये चीज कैसे डेवलप करेंगे इसके बिना, इसके नॉलेज के बिना। उसकी जरूरत इसलिए है कि जो काम आप लोग अभी तक जो भी टूल्स का यूज करके कर रहे थे, तो उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। तो जो हाइबरनेट है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि स्पेसिफिक बैकएंड के लिए काम करता है। बैकएंड बोले तो डाटाबेस, डाटाबेस बोले तो जावा के पास अभी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी क्या थी, JDBC। तो ये JDBC का एक्सटेंशन है। Of course, it is also not the replacement. It is also extension. जैसे मैं JSP को बोलता हूँ कि JSP is the extension of servlet, वैसा ही Hibernate is the extension of JDBC। समझ में आया? अगर मैंने इतना बोल दिया तो बाकी चीज अपने आप में जो बिलो द लाइन बोलते हैं, बिटवीन द लाइन जो बोलते हैं, वो है कि जैसे JDBC को हम लोग कोर जावा में यूज कर सकते हैं, विंडो बेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, वेब बेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, किया प्रैक्टिकली, है ना। तो जब वैसा ही काम हाइबरनेट के साथ भी, हाइबरनेट किसके साथ इंटीग्रेट होगा, तो आपकी सिंपल जो हेलो जावा की जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसके साथ भी ये इंटीग्रेट हो सकता है। हमने जो GUI बनाया था विंडो बेस एप्लीकेशन, उसके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, या नॉर्मल सी कंसोल बेस एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, और वेब बेस एप्लीकेशन के साथ हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहीं कुछ बचा ही नहीं, ये हर किसी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। जहां जहां JDBC इंटीग्रेट होता था, क्योंकि JDBC का एक्सटेंशन है, तो वहां वहां हाइबरनेट यूज होगा, दैट्स इट। तो इसमें होता क्या है, और JDBC कहां कम पड़ रहा था कि हाइबरनेट को लाया गया, ठीक है। तो मैं तो जैसे बताया कि बेसिक जो काम JDBC करता था दैट वाज द सफिशिएंट वर्क, लेकिन फिर भी हाइबरनेट को लाया गया, तो सीधी सी बात है जो वो काम कर रहा था उसको और परफॉर्मेंस वाइज स्पीड अप करने के लिए इसको लाया गया। अब यहाँ पे इसका जो ORM जो इसका कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बोले तो जावा का ऑब्जेक्ट, रिलेशनल बोले तो डेटाबेस। जावा के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए आपस में जो मैपिंग की जाती है उसे हम लोग ORM, ठीक है।
तो क्या हम JDBC के थ्रू ये काम नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डाटाबेस है उसके डेटा टाइप्स अलग होते हैं, जबकि जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके डेटा टाइप अलग होते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने इधर डेटा टाइप रखा इंट एज या इंट रोल नंबर या इंट आईडी, और उधर डाटाबेस में होता है वो आइदर इंटीजर, इंट नहीं होता, इंटीजर होता है या नंबर होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉम इंट टू इंटीजर और नंबर, तो ये इसके लिए हमको, आप लोग देखते हैं ना कि गेट इंट बकायदा हमको हार्ड कोडेड लिखना पड़ता है ना, गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, ये सब लिखना पड़ता है। तो मतलब यू शुड कीप इन माइंड कि यार क्या है उधर, इंटीजर है क्या है, उसके हिसाब से मेरे को कोड में भी ध्यान रखना पड़ता है पीछे का। हाइबरनेट ये बोलता है कि बेसिकली यू आर द जावा डेवलपर, basically you are the Java developer, then why should not you focus on your coding part only? Don't bother about database connectivity and persistency of data, don't bother। एक होता है ना कि यार मैं तो बहुत अच्छा डेवलपर हूँ, मैं कोड कैसा भी लिख सकता हूँ, मैं लॉजिक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन यार डाटाबेस कनेक्टिविटी में वो ना याद नहीं रख पाता, प्रीपेड स्टेटमेंट कब लेना है, क्या लेना है, वगैरह वगैरह। तो बोलता है ज़्यादा जरूरत भी नहीं, हम एक फ्रेमवर्क देते हैं आपको, ये फ्रेमवर्क में कुछ मिनिमल चीज़ें हैं, बस उतना कॉन्फ़िगर कर लेना, बाकी काम फ्रेमवर्क खुद कर लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है मैनुअल। ठीक है, तो मतलब हम डेवलपर का काम कम कर दिए इसमें। जितना हार्डवर्क हम JDBC पे कर रहे थे वो हार्डवर्क टोटली कम कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है Hibernate taking care about how Java object persist in the corresponding database। अब पीछे डेटाबेस MySQL है तो MySQL के हिसाब से डाटा टाइप, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो RDBMS होते हैं, RDBMS डेटाबेस टू डेटाबेस चेंज होते हैं, क्योंकि उनका डेटा टाइप चेंज होता है। कहीं पे वैरकेर यूज होता है, कहीं कैर यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, तो कहीं पे वैरकेर 2 यूज होता है, ऑरेकल वाला वैरकेर 2 यूज करता है। ठीक है, तो हमको अब ये देखना ही नहीं है, हमको हमारा कोड लिख देना है, हाइबरनेट देख लेगा कि पीछे डाटाबेस कौन सा है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब दिस कोड बिकम कॉमन और जेनरिक फॉर ऑल डेटाबेस। व्हाई? बिकॉज Hibernate itself uses its own database language। जैसे जो SQL होती है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये SQL यूज नहीं करता, ये करता है HQL, Hibernate क्वेरी लैंग्वेज। एंड Hibernate क्वेरी लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल डेटाबेसेस। ठीक है, Oracle है तो बराबर वैरकेर 2 बना देगा आपकी स्ट्रिंग को। ठीक है, MySQL है तो वैरकेर बना देगा। ठीक है, MS एक्सेस है तो वो बकायदा कैर बना देगा। ठीक है, वो खुद ही बना देगा। तो क्या लिखा हुआ डेफिनेशन बोलो, एक जन बोलो, चल तू बोल। It is a high performance ORM tool of Java। वो एक वर्ड लिखा है, जावा खाली। As I told you, it, yeah, आप लोग लिख भी सकते कि it is the extension of JDBC।
इसके आर्किटेक्चर में सबसे ऊपर होता है जावा एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन से हम लोग क्रिएट करते हैं जावा ऑब्जेक्ट टू बी, जिसको परसिस्ट करना है, मतलब डाटाबेस में स्टोर करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जावा की क्लास से जावा का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इससे के बीच में होता है यहाँ पे हाइबरनेट, यहाँ पे हाइबरनेट आता है और इसके बाद हाइबरनेट खुद यूज करता है इंटरनल एक्सिस्टिंग मेथडोलॉजी, जितनी भी एक्सिस्टिंग मेथडोलॉजी। जावा एप्लीकेशन से वी आर सिंपली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकिंग केयर बाय हाइबरनेट। उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दो आप, ठीक है। और ऑब्वियसली फ्रेमवर्क काम करता है, मतलब जैसे अभी मैंने कल पढ़ाया था एमवीसी आर्किटेक्चर, है ना, मैंने वहां पे बोला था कि कंट्रोलर इज द डिसीजन मेकर, राइट। तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकर है, बट वी डेवलपर एक्चुअली प्रोवाइड सर्टेन इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कैन टेक द डिसीजन। ऐसा नहीं कि उसको खुद का दिमाग मशीन ही है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला न्यू मिलेगा तो ये कर देना, ये वाली मेथड चलाना स्विच केस लगा के, मतलब हमने ही बताया ना उसको। बाद में फिर वो आप पूरे एप्लीकेशन में जब भी वो चलते रहेगी वो आप खुद डिसीजन ले लेगा, जो जो आएगा जैसे जैसे चीजें उसके पास यूआरएल में आते रहेगी वो डिसीजन ले लेगा, लेकिन वो इट एक्ट एज ए डिसीजन मेकर। लेकिन डिसीजन मेकर के लिए जो दिमाग चाहिए होता है वो दिमाग दे तो डेवलपर ही रहा है, ठीक है। तो सर्टेन इंस्ट्रक्शन हम लोग भी इसको देंगे, ठीक है, वो हमको सीखना है। अब ये जो हाइबरनेट है इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये हम लोग यही करते आ रहे हैं अभी तक। हाइबरनेट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स। सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सबसे पहला वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि वो एनोटेड कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है, लेकिन मैं इसको जेनरिक भाषा में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सर्वलेट कंटेक्स्ट को मैं कंटेक्स्ट बोलता हूँ, है ना, सर्वलेट कॉन्फ़िग को मैं कॉन्फ़िग बोलता हूँ, तो वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, लेकिन लिखने में एनोटेटेड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हालांकि पहले कॉन्फ़िगरेशन ही यूज होता था। आप लोग काफी किस्मत वाले हैं, मतलब किस्मत वाले इस सेंस में कि नो डाउट अब तो एआई की मार भी पड़ रही है, लेकिन आप ही लोगों को, लेकिन अभी एनोटेशंस वगैरह आने के बाद में ना काफी काम आसान हो गया, डेवलपमेंट काफी आसान हो गया। क्योंकि अब सीधी सी बात है, एआई का भी तो यही मोटिव है कि डेवलपर के सर का बर्डन कम से कम करे। तो वो काम पहले भी एआई के पहले भी चालू हो गया था। बात अलग है कि वो एआई नहीं था, लेकिन इन लोगों ने ऐसे ऐसे टूल्स या ऐसे ऐसे फंक्शनलिटी ऐड करना चालू कर दिया था कि डेवलपर का काम आसान हो गया, ठीक है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जब मैं प्रोग्राम करूंगा उस समय कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता था हाइबरनेट का सिंगल प्रोग्राम बनाने के लिए। अभी तो ऐसे ही हो जाता है। दूसरा, आफ्टर हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन
we need to create object of session factory. This would be the second component, session factory. After having object of session factory, we need to create object of session. After having object of session, we need to create object of transaction. ठीक है, अगर इसको देखना है बेटा तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रहेगा। याद करो जब JDBC पे हम लोग काम करते थे, सबसे पहले क्लास लोड करते थे, सॉरी हाँ मतलब ड्राइवर लोड करते थे, देन हम लोग URL बनाते थे, कनेक्शन फेच करते थे, देन स्टेटमेंट क्रिएट करते थे। एक ऑर्डर था ना, क्या मैं स्टेटमेंट सबसे ऊपर क्रिएट कर सकता था कि विदाउट हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ कनेक्शन एंड कनेक्शन? नॉट पॉसिबल। तो ये यू शुड मेंटेन दिस ऑर्डर व्हाइल डूइंग वर्क विथ हाइबरनेट। पहले कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, देन सेशन फैक्ट्री बनेगा। समझ में ही आ रहा है, सेशन बनाने के लिए सेशन की फैक्ट्री का होना जरूरी है ना। कपड़े बनाने के लिए कपड़ों की फैक्ट्री का होना जरूरी है। तो पहले सेशन फैक्ट्री बनेगा, देन सेशन बनेगा, देन ट्रांजैक्शन। ठीक है, कुछ रूल्स है इंटरनली, वो मैं प्रोग्राम करते समय बताऊंगा। रूल्स मतलब जैसे वहां थे कि अगर सिलेक्ट क्वेरी चलानी है आपको तो रिजल्ट सेट की जरूरत पड़ेगी, और सिलेक्ट क्वेरी नहीं चलानी है तो रिजल्ट सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। JDBC में था ना ऐसा। ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं डेवलपमेंट के टाइम पे बता दूंगा। तो दिस इज द रूल। एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी में क्या ये करता है यूज? एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी में ये यूज करता है इंटरनली JDBC, जिसको आप जानते ही हैं, JPA जावा ट्रांजैक्शन API, JNDI। क्या है इसका फुल फॉर्म? पवन? अरे वाह, वो तो कभी आता है। हाँ जी, सबको यही लग रहा है कि कुछ और है? पता नहीं, क्या बताया नहीं मैंने? किसी आप ही में से किसी ने पूछा था मेरे से लास्ट टाइम, और मेरे को ऐसा याद आया कि पवन ने पूछा था, इसलिए मैंने पवन से पूछा। नहीं, गलत है। जावा नेमिंग डायरेक्टरी इंटरफेस। ये क्या करता है? JNDI डायरेक्टरी क्रिएट करता है कि आपका सोर्स डेटा सोर्स क्या है, ये क्या है, सब उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। इट्स लाइक अ डिक्शनरी, तो इसलिए इसका नाम, इसको बोला जाता है जावा नेमिंग डिक्शनरी। उसका नेम से डिक्शनरी बना के चलता है। ठीक है, configuration, session factory, session transaction. It is important to see. This is the architecture of Hibernate. Let me do some work on features. Maybe the last feature. Features of Hibernate.
इसमें लिखिए पहला फीचर, इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन persistence. It provides transparency in persistence. दूसरा फीचर देखिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इन परसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बैकएंड डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से उसकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के अंदर एनकैप्सुलेटेड रहती है। क्लास कौन सी है, उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लास नेम it try to create table in your backend database. On the basis of variables it try to create columns. उसके बाद में हाइबरनेट कैसे इंटीजर को यानी स्पेसिफिक आपने जो डाटा जावा के हिसाब से डेटा टाइप दिया है, जो डेटा टाइप आप जानते हैं प्रोग्रामिंग में, कैसे उसको कॉम्पेटिबल बनाता है टेबल के डाटा टाइप के साथ। और मतलब न ही उसने यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उसने आपकी जावा के ऑब्जेक्ट को रीड करके पीछे बनाया, पीछे का डाटा को जब वो आपके लिए प्रेजेंट करता है, लेके आता है, तो उसको भी वो उतने ही प्रॉम्प्टली कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करता है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि आपने जावा से ही मांग लिया कुछ। ठीक है, तो ये परसिस्टेंसी मेंटेन करता है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है ड्यूरिंग द परसिस्टेंसी। फिर लिखिए ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट क्या होता है कि जो फीचर्स आपने अपनी प्रोग्रामिंग में देख रखे हैं उसको ये सपोर्ट करता है। जैसे आपने पेरेंट चाइल्ड क्लास बनाया तो उस रिलेशन को ये मेंटेन करके चलता है। ठीक है, कि पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, तो उनके बीच में जो मैपिंग है 1 to 1, 1 to many, many to many, ठीक है, तो ये उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेजमेंट करता है, जैसे क्लास टू क्लास की जो मैपिंग होती है, मतलब कि बेस क्लास चाइल्ड क्लास। तीसरा फीचर लिखिए, इट जनरेट auto schema and table. It generate auto schema and generate table। मतलब ये सिर्फ टेबल ही नहीं बनाता, पूरा स्कीमा ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। ठीक है, क्या साइज रहेगा कॉलम का और उसपे क्या कंस्ट्रेंट रहेंगे, ठीक है, नॉट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सब कुछ ये खुद करता है। खुद करने का मतलब ये नहीं है हमको कुछ तो हिंट देना पड़ता है। ठीक है ना, इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिंट इट जनरेट आता है। इट जनरेट ऑटोमेटिक प्राइमरी की। It supports query languages। क्वेरी सिंपल है, इसका अपना खुद का क्वेरी लैंग्वेज होता है एचक्यूएल, तो मतलब कॉम्पेटिबिलिटी बना देता है ये किसी भी डाटाबेस के साथ में। ठीक है,
It minimize maintenance cost. It minimize maintenance cost. It supports connection pooling. It supports connection pooling. POOLING, pooling. कनेक्शन पुलिंग क्या होता है? फाल्गुन, जब बड़ी एप्लीकेशन बनती है और वो बड़ी पॉपुलर हो जाती है तो ना एक क्लाइंट जैसे ही उस एप्लीकेशन को यूज करता है तो वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, मतलब इट कंसिडर एज ए वन थ्रेड और वन ऑब्जेक्ट। तो जितने ज्यादा लोग उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, पॉपुलर एप्लीकेशन है कोई, तो उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट बनते हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ या थ्रेड बनाओ, थ्रेड भी अपने आप में कहीं ना कहीं बेस में ऑब्जेक्ट ही है, तो इट टेक्स टाइम, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड भी लग रहा होगा, लेकिन टाइम तो दे रहा होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन जब वही जो क्वांटिटी है क्लाइंट की यानी यूजर की, वो एक लिमिट के ऊपर बढ़ जाए, अभी आप लोग खुद सोच सकते हैं इस समय गूगल को कितने लोग यूज कर रहे होंगे, इस समय चैट जीपीटी कितने लोग यूज कर रहे होंगे? लाखों में नहीं होंगे, करोड़ों में होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये काफी पॉपुलर है। तो अब उतने सेम एक सेकंड में करोड़ों ऑब्जेक्ट बनाना, किसी ने बस किया, थोड़ा सा अपना देखा, बंद कर दिया, फिर नया बंदा आया, उसने किया, चालू अपना काम है ना, तो पर्टिकुलर इंस्टांस पे वहां पे करोड़ों लोग लॉग इन है, मतलब करोड़ों ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्या छोटी एप्लीकेशन पे यहाँ चला के देखते हैं लोकल अपने सर्वर पे, पता नहीं चलता। जब ऐसी एप्लीकेशन बनती है ना और ये जब होस्ट होती है किसी सर्वर पे और वहां पे वो पॉपुलर हो जाए एप्लीकेशन, तो फिर पता चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्विटर कुछ समय में एक क्राउड एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, इन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो उसको स्विच करना पड़ा तो जावा के ऊपर, क्योंकि किसी और टेक्नोलॉजी पे बना था। तो इस चीज के लिए क्या किया जाता है मालूम क्या, कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इन लोग सर्वे करवाते हैं कि हर घंटे में ऑन एन एवरेज कितने यूजर मेरी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर आप ये लगता है, जैसे गूगल को लगता है कि ऑन एन एवरेज 10 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ना, 10 करोड़ ऑब्जेक्ट बना के पूल में डाल देगा। पूल यानी पॉन्ड, इट्स लाइक अ पॉन्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के पॉन्ड में डाल देगा। तो होगा क्या, अभी उसको 1 घंटे तक ऑब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब 1 घंटे में कुछ लोग लॉग आउट भी करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट कंज्यूम किया था उस यूजर ने, जो अभी चल रहा था, जब उसने लॉग आउट किया तो वो ऑब्जेक्ट उससे फ्री होके वापस पूल में चले जाता है, ठीक है। फिर कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट असाइन होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, असाइन होता है, उसको बोलते हैं कनेक्शन का पुल, कनेक्शन पुलिंग, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके बावजूद भी किसी स्पेसिफिक डे में ये एप्लीकेशन भी, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अमूमन 365 दिन में 360 दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज है वहां पे ये इसका भी सर्वर डाउन होता है। जैसे हर किसी को 31 को एक दूसरे को 12 बजे विश करना होता है एग्जैक्टली, है ना, 31 को 12 बजे सबको विश करना है। 12 बजे अभी फिर आजकल तो मैसेज वायरल भी होने लगे कि मैं पहले कर रहा हूं ताकि सर्वर डाउन ना हो जाए, है ना, 5 मिनट पहले कर दे रहा हूं ताकि सर्वर डाउन ना हो जाए। कहने का मतलब मालूम है, उस दिन वो जो कनेक्शन पुल में हमने एवरेज डे के हिसाब से एवरेज निकाला था, जो कि 10 करोड़ से था, लेकिन उस दिन उसको भी उसने हिट कर दिया।
तो उसी सर्वर पे प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है, अब सोचो वैसा प्रेशर हम रोज रोज बियर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग हर एप्लीकेशन एक सर्वे करवाते, सर्वे के लिए उसको कहीं घूमना नहीं पड़ता कि भाव आप कौन सा यूज कर रहे हो कहते, वो ऑनलाइन हो जाता है कितने हीट हुए, ठीक है, उसके एप्लीकेशन। तो उस हिसाब से वो कनेक्शन पुल करके अपडेट कर देते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइबरनेट सपोर्ट्स कनेक्शन पुलिंग, ठीक है। कुछ पूछना है क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर लिखिए, इट ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस। इट ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस by using facility of caching, by using facility of caching, CACHING। क्या होता है, हाइबरनेट छोटी से छोटी एप्लीकेशन भी बनाओ तो हाइबरनेट में दो टाइप की कैशिंग होती है, फर्स्ट लेवल कैशिंग, सेकंड लेवल कैशिंग, नाम ऐसे ही दिया हुआ है उसका। जो फर्स्ट लेवल कैशिंग होती है ये बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जो सेकंड लेवल कैशिंग होती है वो अगर आपको करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली कुछ काम करना पड़ता है, अदरवाइज वो अपने आप नहीं होती। तो कैशिंग, बॉटम लाइन ये है कि कैशिंग कर क्या रही है, कैशिंग ये कर रही है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन एक बार मांगा सर्वर से, इंफॉर्मेशन लाने के लिए उसको काम करना पड़ा, बैकएंड डाटाबेस में हाइबरनेट भी है तो क्या हुआ, जाएगा तो डाटाबेस ही ना इंफॉर्मेशन लाने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टोर डेटाबेस में है, तो वहां जाएगा, वो इंफॉर्मेशन आपको लाके देगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको सेम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो दोबारा डाटाबेस में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, वो जो पहली बार में जो इंफॉर्मेशन लाया है उसको कैश मेमोरी में स्टोर कर देगा, है ना, ऑन क्लाइंट साइड, सर्वर पे जाएगा ही नहीं, बोलेगा वो सेम इंफॉर्मेशन चाहिए भाई साहब, यहीं से उठा के देगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसका जो राउंड ट्रिप हो रहा था सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर, वो बच गया, यहीं पे रखा हुआ था, है ना। अगर अभी मुझे पानी पीना होता, अगर यहाँ पे पहले से बोतल रखी रहती, मुझे इतना आना जाना करना पड़ता है नहीं, तो पड़ी है भला पीऊ या ना पीऊ, तो वैसे ही है, वो कैश करके रख लेता है। लेकिन फर्स्ट लेवल कैशिंग का मतलब ये होता है कि ये यूजर स्पेसिफिक कैशिंग होती है, समझने के लिए। मान के चलो कि आयुष ने कोई डाटा मांगा, तो आयुष अगर सेम डेटा आयुष को ही दोबारा चाहिए तो वो मिल जाएगा, लेकिन वही डेटा शिवम को चाहिए तो नहीं मिलेगा, उसके लिए वो अलग से जाएगा। ये होता है फर्स्ट लेवल कैशिंग। और सेकंड लेवल में क्या होता है, आयुष ने कोई डाटा मांगा तो कैश में डाल देगा, और वही डेटा अगर शिवम को जरूरत है तो शिवम को भी वहीं से कैश से दे देगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी होते हैं, इसलिए सोच समझ के करना पड़ता है सेकंड लेवल कैशिंग, है ना। खुद का डेटा खुद को मिले समझ में आता है, मेरा डेटा किसी और को मिले सोचना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं बनती है ऐसी सिचुएशन, ठीक है। तो इट ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस, सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस एनहांस होगा इससे। इट सपोर्ट्स ट्रांजेक्शन, इट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक वर्जनिंग, अभी गिट में पढ़ा होगा शायद वर्जनिंग, ये ऑटोमेटिक वर्जनिंग करता है, जब भी आप डाटाबेस में कोई अपडेट करवाते हैं तो ये बकायदा उसका लॉग मेंटेन करता है। एंड लास्ट वन, इट इज एंटरप्राइज रिलायबल एंड स्केलेबल, it is enterprise reliable and scalable.
गर्मी क्या हो गया होगा, मेरा गला बहुत सूखा है। गर्मी है निकालेगी एसी और नहीं करेगा मेरे बहुत चाहिए। मेरा बेटा स्कूल में सीजी बन रहा है और अभी 2 दिन पहले फीवर था तो उसकी कुछ मेडिसिन चल रही है। तो अपनी बहन को क्या बोलता है, देखो मैं सीजी हूँ ना, मैं जहर पी रहा हूँ। एक दाने बंद करने से इतना फायदा होगा। थैंक्स तो बताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा ज्ञान देने का। तो ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स एज कंपेयर टू जेडीबीसी। जेडीबीसी से अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कैशिंग की फैसिलिटी वहां नहीं है, यहाँ पे है। वहां पे कनेक्शन पूलिंग होती है, बट मेरे को लगता है कि सारे डेटाबेस देते हैं नहीं देते। माइस्क्यूएल देता होगा, ओरेकल देता है फॉर श्योर। मैंने ओरेकल में किया है जेडीबीसी के थ्रू कनेक्शन पूलिंग, लेकिन बाकी जो छोटे डेटाबेसेस है उनका आई डोंट नो क्यों कनेक्शन पूलिंग का फैसिलिटी देते हैं नहीं देते। तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, हाँ आखिरी वाला जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल ये रिलायबल है और स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। ये इससे इसमें कि जेडीबीसी की एक लिमिटेशन है कि उसका वो एक लिमिट तक का डेटा तो हैंडल कर लेता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो लिमिट में ही बहुत से लोगों के काम भी हो जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अब ये जैसा अमेजॉन का डेटाबेस बहुत बड़ा होगा, तो अगर एक लिमिट के ऊपर अगर डेटाबेस मेंटेन करना है और उसको फ्लॉलेसली चलाना है तो जेडीबीसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो कहीं ना कहीं डेटा क्रैश कर जाए उसका, ठीक है। तो हाइबरनेट इन चीज़ों का टेक केयर कर लेता है, डेटा कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मूथली चलाता है, ठीक है। और दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स स्केलेबिलिटी, है ना, डेटा कितना भी स्केल अप करा। सो इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स। नाउ लेट मी क्रिएट आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। ध्यान से ध्यान देना। इंस्टॉलेशन हो गया सबका? तेरा इंटरनेट बड़ा स्लो है। हो गया ना? ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान दो, अभी कुछ मत करो, जिसका जितना हुआ है उतना रखो, क्योंकि चीजें मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें कैसे करना वो उस पर ध्यान दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे करके रखा भी हुआ है, तो ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ। So let me create one project, new project. इसका वेब में हम इम्प्लीमेंटेशन कर ही लेंगे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें जेडीबीसी को रिप्लेस कर देंगे इससे, है ना। तो अभी सीखना है तो मैं यहाँ पे कोर जावा का ही प्रोजेक्ट ले रहा हूँ।
जावा, देखो जेटी के 8 नेटबिन 8 में ऐसा होता है, यहाँ पे जावा ऐसा, वहाँ जैसे एएनटी रहता है ना, यहाँ नहीं रहता, यहाँ सिंपल जावा रहता है, जावा एप्लीकेशन। नेक्स्ट, बाकी काम वैसे ही है। टेस्ट हाइबरनेट फिनिश, एक प्रोजेक्ट बना लिया है ना। प्रोजेक्ट तो वैसे ही बना जैसे कोर जावा का नॉर्मल प्रोजेक्ट रहता है। और ये मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि हाइबरनेट किसी के भी साथ इंटीग्रेट हो सकता है, तो इससे शुरुआत कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट यहीं पे सीखेंगे और सीधे फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो पहला काम आपको ये करना है जो कि नेटबिन 17 में दिक्कत करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करना है और ऐड लाइब्रेरी करना है। अभी तक मैं ऐड जार करता था, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी करना है, क्योंकि इसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज है 8 में। तो यहाँ जब आएंगे आप लोग तो आपको दिखेगा ये हाइबरनेट लिखा हुआ। यही काम नेटबिन 17 में यहाँ हाइबरनेट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐड जार करना पड़ता, और एक एक जार, जैसे माइस्क्यूएल की जार फाइल हम ऐड करते थे ना, ऐड करना पड़ता। लेकिन उसके पहले 6 से 7 जार फाइल को आपको डाउनलोड करना पड़ता, ठीक है। अब उसमें वर्जन भी मैच करवाना पड़ता। तो ये सब करने की हमको जरूरत नहीं, हम काम आसान करने के लिए कर रहे हैं, तो आसानी करते हैं। तो इसमें हाइबरनेट आपको 3 जगह दिख रहा होगा। हाइबरनेट 4.3x दिख रहा है, 4.3x JPA दिख रहा है, और ये मॉडल गन दिख रहा है। तो ये जो बेसिक वाला है 4.3x, सिर्फ इसी को ऐड करो फिलहाल। तो देख रहे हैं इतनी जार फाइल एक साथ आ गई। अब आप लोग सोचो, इतनी जार फाइल में फिर नाम बोलता आपको कि ये ANTLR लेके आओ, तो आदि तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसका कौन सा देख रहे हैं, सबका वर्जन अलग अलग है ना। तो वो मेरे को समझ में आ गया कि ये एक लेक्चर ही खा जाएगा, तो ये आ गया। तो ये हमारा 1 घंटे का काम हो गया। ठीक है ना। इसके साथ जब ऐड ही कर रहे हैं तो एक जार फाइल ऐड कर देना, क्योंकि डाटाबेस कनेक्टिविटी वाला मैटर है। कौन सा, माइस्क्यूएल कनेक्टर, जो कि JDBC में भी करते हैं, है ना। इसको भी ऐड कर लेना अलग से। क्या समझा, पहली बार में ऐड लाइब्रेरी करना, आपको हाइबरनेट का पहला वर्जन जो है वहां पे मिलेगा, उसको ऐड कर लेना। दूसरी बार में ऐड जार करके माइस्क्यूएल कनेक्टर को ऐड कर देना, सो दैट लाइब्रेरी का काम खत्म। नाउ योर एप्लीकेशन इज रेडी फॉर डेवलपिंग हाइबरनेट एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ हाइबरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग काम चालू करते हैं। यहां पे थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क देख लेते हैं। सर्विसेज में डाटाबेस क्या है कनेक्टेड, वैसे माइस्क्यूएल DB है। अब आपको कॉन्फ़िगर करना तो आता है ना, नेटबिन का माइस्क्यूएल के साथ किया है अपन ने उसमें, है ना। तो फिर मैं अलग से वो सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना आपको, मैं इसी को कनेक्ट कर देता हूँ। पासवर्ड, इसमें आपका डाटाबेस मिल जाएगा। ये है आपका अगस्त 25, है ना। इसमें बहुत सारे टेबल बने हुए हैं।
ठीक है। इसी में काम करूं कि डाटाबेस नया बना लूं? क्योंकि स्टूडेंट सब बने हुए हैं बहुत सारे टेबल। चलो ठीक है, अभी तो इसी में कर लेते हैं। ओके, पीछे वाला जो काम था वो हमने देख लिया। अब आते हैं प्रोजेक्ट पे काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक पोजो। एक काम करते हैं, पोजो बना लूँ, बना लेते हैं। कॉम डॉट हाइबरनेट इतना ही रखता हूँ, डॉट पोजो। जो पोजो होती है, जो जावा बीन होती है, बेसिक नाम उसका पोजो है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग जब MVC यूज करते हैं तो उसी पोजो को हम लोग मॉडल बोलने लगते हैं, है ना? चीज सेम है, मॉडल बोलने लगते हैं। लेकिन जब डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं हाइबरनेट के साथ में, तो यहाँ भी पोजो ही यूज होती है, लेकिन उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। तो मैं इसको एंटिटी लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट के नाम, पैकेज के नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा करो। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया? क्लास का नाम है ना ये, मैंने पैकेज का नाम लिख दिया। कॉम डॉट हाइबरनेट डॉट क्या बोला था मैं, एंटिटी। इसका नाम दे देते हैं। वहां पे कस्टमर नाम का टेबल नहीं है तो मैं कस्टमर बना देता हूँ, कस्टमर। तो कस्टमर नाम का एक पोजो बना दिया हमने। ठीक है, और ठीक है, अब एक काम और कर लेना। वैसे इसके बाद ही आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सोर्स पैकेज पे जाके न्यू एक XML फाइल बनानी पड़ती है। यह है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। ठीक है, इसका नाम होता है हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको अगर लिस्ट में दिख गई तो अच्छी बात, नहीं दिखी तो अदर में चले जाना, क्योंकि इस सिस्टम पे काम हुआ है इसलिए शायद लिस्ट में आ गई होगी। तो यहाँ आप लोग ये हाइबरनेट पे क्लिक करना, और यहाँ पे पहली ही फाइल मिल जाएगी, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। ठीक है, ये फाइल भी आपको मैनुअली बनानी पड़ती 17 में। समझ रहे ना, काम जबरदस्ती का बढ़ जाता, क्योंकि क्या सीखना है वो बाजू में रह जाता, ये बनाने बनाने में टाइम चले जाता। तो यहां से ये फाइल आपको नेटबिन 8 फैसिलिटी देता है, क्योंकि इसने लाइब्रेरी ऐड कर रखी है। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, अभी आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोगों को पहले हाइबरनेट मैपिंग विजार्ड सेकंड नंबर की ये भी फाइल बनानी पड़ती थी, अब नहीं बनानी पड़ती, अब नहीं बनानी पड़ती, इसके बिना काम हो जाता है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड बनाने का ध्यान से देखो, इसको बनते हुए फाइल का नाम इसने ऑटोमेटिकली ले लिया हाइबरनेट डॉट CFG डॉट XML, क्योंकि XML फाइल है,
एक्सटेंशन .xml लग जाएगा। फोल्डर जो भी सोर्स में डिफॉल्ट पैकेज में चले जाएगा। इसकी तीसरी स्टेज आ रही है, मैं नेक्स्ट करूंगा उसका समय आएगी, सिलेक्ट डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को सिलेक्ट करने बोल रहा है, तो नेक्स्ट। इसलिए पहले से आपका बैकएंड का काम हुआ रहना चाहिए डाटाबेस वगैरह का। अब मैं बोलता हूं कि डेटाबेस का कनेक्शन क्या होगा, तो यहां से मैं बोलता हूं ये है मेरा MySQDB। अभी यही यूज कर रहा हूं ना। ये कहां से आया बेटा, ये जो लिस्ट में आ रहा है, ये आ रहा है सर्विसेज के अंदर, आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूं MySQDB। अब जैसे ही मैंने इसको MySQDB किया, डाटाबेस ने अपना डायलेक्ट चेंज कर दिया। देखो ये पहले ये था, तो ये इसका डायलेक्ट क्या था, डरबी डायलेक्ट, क्योंकि ये डाटाबेस की डरबी और डाटाबेस की यूज कर रहा था। जैसे ही मैंने MySQL पे लेके आया, जैसे MySQL, तो देखो इसने नीचे का डायलेक्ट भी चेंज कर दिया, हाइबरनेट डायलेक्ट, MySQL डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकएंड डेटाबेस। पीछे डाटाबेस कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन डायलेक्ट देता है, ठीक है। समझ में आया? इतना करके आप फिनिश कर दें तो एक hibernate.cfg.xml फाइल बन गई। ये है वो फाइल। अगर इसका सोर्स टैब दबाओगे तो ये दिखेगा ऐसा, और इसका ये कमेंट है, तो कमेंट को मैं कर देता हूं डिलीट, ताकि आप काम की चीजें ही देखो। ठीक है, हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन इसने दिया नहीं। देखते क्यों नहीं दिया, नहीं दिया तो हम दे देंगे। ओके, इसका रूट टैग होता है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। उसके अंदर मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्फ़िगरेशन सबसे ऊपर का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर सेशन फैक्ट्री, उसके अंदर सेशन और ट्रांजेक्शन है ना। तो ये इतना इसने अभी खुद से बनाया। अब इसमें हमको चीजें ऐड ऑन करनी है, तो ऐड ऑन करनी है तो मैं डिजाइन पार्ट में जा रहा हूं। तो यहां से हम लोग ऐड ऑन करते हैं, ये सब दिया है इसमें। ध्यान दो बेटा का, फिर एक साथ लिख लेना। JDBC की प्रॉपर्टी, कनेक्शन हाइबरनेट कनेक्शन ड्राइवर, तो हम लोग यहां से लिखेंगे MySQL JDBC ड्राइवर, है ना। MySQL का ये होगा, हर डाटाबेस का अपना अपना दिया हुआ है, ये इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये PostgreSQL का दिया है, डरबी का दिया है, Oracle का दिया है, सबका दिया है। तो अभी हम MySQL यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये MySQL वाला सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर ऐड करते हैं कनेक्शन URL। भाई साहब खुद से नहीं दे रहा है तो हम ही ले आते हैं। URL वही तरीका, यहाँ पे थोड़े फ़ॉन्ट छोटे दिख रहे हैं। कनेक्शन URL, ओके, ठीक है। और क्या है बेटा, कनेक्शन यूजर नेम रूट, ओके। कनेक्शन पासवर्ड, मेरे इसमें पासवर्ड ये वो लिख दिया। किसी किसी के सिस्टम में ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये वो चीज है जो अपने आप आती है जनरली, क्योंकि इस बार नहीं दिया है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये 3-4 चीजें यहाँ पे देना होता है
ड्राइवर क्या है, मतलब क्लास डॉट फॉर नेम वाला, देन यूआरएल वाला, यूजर नेम, पासवर्ड। और कुछ बचा है कि इसमें कनेक्शन पूल का साइज वगैरह देना है क्या, नहीं देना है फिलहाल, अभी जरूरत नहीं है, मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी राइट नाउ। डाटाबेस की प्रॉपर्टी देखो, मैंने यहाँ पे रूट पासवर्ड लिखा तो ये ऑटोमेटिक आ गया। और कुछ ऐड करना है क्या, डेटा सोर्स JNDI नॉट रिक्वायर्ड। तो मेरा ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ऊपर के दो हो गए। तीसरा मैपिंग। मैपिंग में डायलेक्ट के थ्रू तो उसने हमको बता दिया कि पीछे डेटाबेस कौन सा है। है ना, डेटाबेस कौन सा है। लेकिन अभी यहाँ पे डायलेक्ट कभी दिया नहीं है, रुक जाओ मैं करता हूँ। पहले मैपिंग पे आते हैं। मैपिंग में हमको ये बताना पड़ता है कि भैया आपकी एंटिटी वाली क्लास कौन सी है जिसके बेस पे आप पीछे टेबल बनाना चाहते हैं, विच क्लास शुड बी कंसिडर। तो यहाँ से मैं ऐड करूंगा, तो ये सीधे क्लास से, देखो इधर ये बाकी चीजों को छोड़ देना, सीधे क्लास या आखिरी वाले पे चले जाना, यहां से ब्राउज कर लेना। ये है, खत्म। ये बाकी पैकेज वगैरह क्योंकि यहां से वो समझ जाता है पैकेज क्या है, क्योंकि फुल्ली क्वालिफाइड नेम दिया है। ठीक है, अगर आप लोग जार फाइल बनाते तो जार डालते, बाकी और कुछ है नहीं, एक ही है। कैशी में अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी चीज की जरूरत है। नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि फर्स्ट लेवल कैशी तो बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड ही है, यानी बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेड है, नॉट इंपोर्टेड। अभी जो ऑप्शनल प्रॉपर्टीज है इसमें आइए, इसमें कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पूछा डायलेक्ट, तो यहाँ पे देखिए डायलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। हाइबरनेट डायलेक्ट क्या है, तो मैंने माइस्क्यूएल बोला तो था उसको, लेकिन लिया नहीं, तो यहाँ से हम लोग, ये है मेरा माइस्क्यूएल डायलेक्ट, हाइबरनेट डायलेक्ट और माइस्क्यूएल डायलेक्ट। सो एसक्यूएल देना है नहीं देना है ये आपकी चॉइस है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। चॉइस इसलिए है, सो एसक्यूएल का काम ये होता है बेटा कि जब कंसोल पे बैकएंड में जब वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते रहेगा तो उसका रिफ्लेक्शन कि उसने कौन सी क्वेरी फायर किया, आपको आप देखो तो भी काम करना है, नहीं देखो तो भी काम करना है। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि बैकएंड में क्या अप्लाई कर रहा है ना, अपने नॉलेज के। तो इसको मैं ऐड कर लेता हूं। सो एसक्यूएल शुड बी ट्रू। और कुछ फॉर्मेट एसक्यूएल भी यूज करेंगे हम लोग। अगर मेरे को कंसोल पे कोई डेटा देखना है बैकएंड का तो ये अपने स्टाइल में दिखाता है, लेकिन मेरे को वेल फॉर्मेटेड फॉर्मेट में देखना है। आपने देखा होगा ना, इसमें जब हम मोंगोडीबी में काम कर रहे थे तो उसमें प्रीटी दिखाता था, है ना, प्रीटी फॉर्मेट। तो अगर वेल फॉर्मेटेड दिखाना है तो ये यूज करते हैं, फिलहाल छोड़ देता हूँ।
मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, तू जैसा दिखा रहा है दिखा लेगा, हम समझ लेंगे। डिफॉल्ट स्कीमा वगैरह 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 की जरूरत नहीं है एक नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, डन। तो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी होगी, कोई जेडीबीसी और कनेक्शन की प्रॉपर्टी है क्या? जेडीबीसी फैच साइज, बैच साइज, फैक्ट्री यूज, सिस्टम गेट, प्रोवाइडर क्लास, कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट। ऑटो कमिट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ऑटो कमिट की जरूरत पड़ेगी क्या, देखता हूँ। पहले नीचे देख लेते हैं। कैशी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मिसलिनियस प्रॉपर्टी में कुछ तो चाहिए होगा। करंट सेशन कंटेक्स्ट ये आपको चाहिए इंपॉर्टेंटली। HBM टू DDL ऑटो, इसको इसमें क्रिएट होता है, अपडेट होता है, वैलिडेट होता है। तो जब फर्स्ट टाइम में हमको काम करना है तो क्रिएट, क्योंकि अभी बना नहीं है ना, और सेकेंड टाइम काम करना है तो अपडेट कर देते। तो अभी मैं इसको क्रिएट करके रख देता हूँ, तो ये ऑटो क्रिएट कर लेगा। या तो यहां करो या तो फिर कोडिंग भी करना पड़ता है, तो यही कर लेते हैं। जैसे मैंने एरर पेज पढ़ाया था ना आपको, एरर पेज में कैसा था कि कुछ काम या तो मैं चाहता तो सेम पेज पे मैं काम कर रहा था बकायदा, उसमें लिख के एरर पेज का नाम देके, है ना, और एक ग्लोबली करना था तो मैंने XML में जाके कर दिया था कि भैया जब भी प्रॉब्लम जिस भी पेज में आएगी तू कर दे। तो अभी मैंने XML में डाल दिया। ठीक है, मैं चाहता तो इसको पर्टिकुलर जावा फाइल में भी कर सकता। इट्स ऑल रेस्ट इज सिक्योरिटी। रोल नेम जब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे। तो अगर किसी को फोटो खींचना है ना, इसकी खींचो। अच्छा, इसमें भी ये जो MySQL है ये तो आपको पता ही है। मेरे को क्या अपना चेंज करना पड़ता है, क्या लिखा था अपना डाटाबेस का नाम? डैक अगस्त, डैक अंडरस्कोर अगस्त ना, ये भी अंडरस्कोर है 5, ऐसी था ना। एक बार मैं चेक भी कर लूंगा। वो अपन पहले भी कर रहे थे, जेडीबीसी में भी कर रहे थे, यहां भी कर रहे थे। पूरा आने के लिए कर रहे थे। इतनी प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। ये काम है, अगर बार बार यही काम करना है तो फिर बाद में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको कॉपी किए, ये फर्स्ट टाइम ध्यान से एक एक चीज को समझना है। तो ये तो समझ में आ गया ड्राइवर का काम क्या होता है। तो ड्राइवर क्लास लोड करने का काम आता है। ये URL हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यहाँ तक की चीजें तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है। डायलेक्ट जो है ये बताता है कि बैकएंड पे डाटाबेस कौन सा यूज हो रहा है। तो MySQL डायलेक्ट है ना, जो डाटाबेस रहेगा उसके सबके डायलेक्ट बने हुए हैं। और शो एसक्यूएल के बारे में बताया कि जो हाइबरनेट जो भी क्वेरी फायर करता है इंटरनली, उस क्वेरी को हमको अगर देखना है तो हम शो एसक्यूएल को थ्रू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डेवलपर देखेगा नहीं तो हाइबरनेट काम नहीं करेगा, ऐसा है नहीं। वो काम अपना करेगा, आपके काम होंगे। अब किसी को देखना है तो देखे, नहीं देखना है ना देखे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं। ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी है,
इसका आपके टेबल बनने या उससे कोई लेना देना है नहीं। HBM टू DDL ऑटो, इसका मतलब होता है कि टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, अपडेट होगा, ये जो काम करना है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये जो क्रिएट है, जब फर्स्ट टाइम आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए क्रिएट लिखते हैं। अदरवाइज यहाँ से आज हेल्प नहीं कर रहा है, दिखाया था जैसे मैंने, क्रिएट वगैरह अपडेट वगैरह भी करता है, इसी को हम अपडेट कर लेंगे। तो इतना सब कुछ तो बैकएंड डाटाबेस के साथ हो गया, लेकिन भैया हमारे साइट का क्या है, हमारी पार्टी का नाम क्या है? तो हमारी पार्टी का नाम है कस्टमर, ये हमारी वो क्लास है। तो ये दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पे, आपकी क्लास का और पीछे के डाटाबेस का, उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अपने तरफ से सिर्फ क्लास का नाम दिया है, बाकी की चीजें तो हम क्लास में ही करनी है, क्योंकि वी आर द डेवलपर। सो इतना काम हो गया। बैक टू एप्लीकेशन। ये कस्टमर क्लास है, इसमें मैं प्राइवेट इंट कस्टमर आईडी दे देता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर नेम दे देता हूँ। फील्ड मर्जी चाहे जितने देना चाहो दे सकते हो, कोई रोक नहीं है। डाटा का कलेक्शन लिस्ट देना है, कोई और दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, मर्जी चाहे जो देना है दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पहला प्रोग्राम है, वैसे भी ये दो ही रिकॉर्ड इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका समझना। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी गेटर और सेटर दे देना है। पोजो है भी, अल्टीमेटली है तो पोजो ही ना, जैसा बनाते पोजो वैसे ही इसको बनाना है। अब कहानी शुरू होती है। नहीं दिया मैंने, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या सेटर का सब्स्टिट्यूट है, मैंने बताया ना। तो सेटर है तो फिर कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं। बोल तो दे देता हूं। हाँ दे सकते हैं, नहीं दिया बाकी है ना। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको खुद को भी ये समझना पड़ेगा क्या मैंडेटरी है क्या नहीं है। और भाई दिया भी था तो मैंने यही बोला था, भूख असो पर नसो क्या सिद्धोरी असो, हाँ उस टाइप का सेल्स था। अब अभी आते हैं हाइबरनेट, कि भैया कैसे हमारे हाइबरनेट को पता चलेगा कि ये कस्टमर क्लास का हमको टेबल बनाना है। तो इसके लिए एक एनोटेशन होता है बेटा, एनटीटी। एनटीटी, अब यहां देखिए एनटीटी दो दिख रहे हैं आपको, एक javax.persistence और दूसरा org.hibernate.annotations। प्रिफरेबली यू शुड यूज persistence। व्हाई? क्योंकि हाइबरनेट जो डिराइव्ड हुआ है ना, परसिस्टेंस से हुआ है, क्योंकि ORM एक्चुअली इट इज अ कंसेप्ट ऑफ परसिस्टेंसी। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप हाइबरनेट लिखते हैं तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएंगे, कल चल के जावा वालों को ऐसा लगा कि यार मैं एक नया टूल निकाल रहा हूं जो कि ORM के लिए, तो ये काम करेगा उसमें अगर आप परसिस्टेंस यानी पेरेंट का ही नाम दे दें। अगर मैं हाइबरनेट वाला लिखूंगा तो ये फिर किसमें चेंजेस करने है ना, तो उससे बचने के लिए परसिस्टेंस वाला इंपोर्ट कर लेना। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो मुझे एक एरर दिख रही है। ठीक है, ये दिखाने के लिए सेव किया मैंने। तो इसका रीजन ये है कि ये बोल रहा है कि अगर आपने इसका क्लास टेबल बना रहे हैं तो वेयर इज प्राइमरी की, प्राइमरी की कौन रहेगा?
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हाइबरनेट है, सारे स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है कि ईच टेबल शुड हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी की। आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा, जैसे अपन नॉर्मल जेटीबीसी में नहीं देना है भैया मेरे को प्राइमरी की, अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी जरूरत से मतलब नहीं है, टेबल बन रहा है ना तो प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अब दो ठो फील्ड है ये, तो दो फील्ड में मैं मेरा फेवरेबल प्राइमरी की क्या होगा, कस्टमर आईडी। तो इस पे एक एनोटेशन देना है आईडी, एरर चली गई। दिस इज द मिनिमम एनोटेशन, इसके बाद बहुत सारे एनोटेशन आएंगे, ठीक है, लेकिन ये मिनिमम, इससे कम कुछ नहीं चलेगा। एक तो एंटिटी रहेगी ऊपर और दूसरा आईडी रहेगा, खत्म। अगर ये मिनिमम है तो इतना ही मिनिमम है, फिर हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे मेन मेथड यानी ड्राइवर क्लास बना लेते हैं तो इसको चलाने के लिए। टेस्ट कस्टमर, कोड जावा पे काम कर रहे तो मेन मेथड वाली क्लास तो चाहिए ही चाहिए ना। अभी अब याद करो जो मैंने आपको यहां पे बताया है, क्या बताया है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री, इसकी अब जरूरत पड़ने वाली है, इसका एक ऑर्डर में हमको लिखना है। तो जैसे मैंने बताया जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इसको बोला जाता है एनोटेटेड कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेटेड या एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, यस एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू न्यू मैं वो स्क्रीन के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मतलब सीधे यही है, ठीक है। न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देन हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा cfg डॉट कॉन्फ़िगर। तो यहाँ देखिए कॉन्फ़िगर मेथड एक है विदाउट पैरामीटर और विथ पैरामीटर्स भी काफ़ी मेथड्स है इसमें। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर किसको करना है, हमारी XML को, तो आपको बता दूं कि उसका जो नाम है ना वो कुछ भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट वो hibernate.cfg.xml देता है। अगर आपने डिफॉल्ट नेम को परसिस्ट करवाया है या जैसा का वैसा रखा तो आप विदाउट पैरामीटर भी देंगे तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइबरनेट उस नाम को पहचानता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नाम चेंज किया तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको
उसका नाम लिखना पड़ेगा फाइल का। तो अभी हालांकि नाम सेम जो होना चाहिए वही रखा हुआ है, स्टिल मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ, hibernate.cfg.s। ऑलवेज कीप इन प्रैक्टिस के लिख दिया करो, क्योंकि अब आप कभी भूल ले कभी कुछ, यानी आप या तो सोचेंगे कि यार इसमें नाम लिखना ही नहीं पड़ता, बिगड़ेगा कुछ नहीं, है ना। अगर डिफॉल्ट नेम भी है और उसको भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक फैसिलिटी है कि वो जो डिफॉल्ट वाला दिया है वो ये बताने के लिए दिया है कि भैया जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने नाम चेंज नहीं किया है। ये अगर नाम चेंज कर देते तो फिर आपको दिक्कत होती। ठीक है, तो फिर आपको तब मैंडेटरी हो जाता है ये देना ही देना है। तो उससे बचने के लिए कभी भूलो मैं उसको दे दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों के पास में एक तरीका, एक चीज और होती है, cfg.add annotated class। ठीक है, लेकिन ये मुझे करने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, या तो मैं ये एनोटेटेड क्लास करता और यहां पे मैं अपनी क्लास का नाम देता, से कस्टमर डॉट क्लास। एक मिनट, इसको डबल कोट में नहीं लिखते, ऐसा। ठीक है, या तो ये देता, लेकिन अगर आपने यहां पे मैपिंग करके रखी है ना तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर वहां दे दिया तो इसकी जरूरत नहीं है। ये उसका सब्स्टिट्यूट। ठीक है, या तो वो दे दो या तो ये दे दो, आपकी चॉइस। तो चूंकि हमने यहाँ पे दे रखा है, मैप करके रखा है अपनी क्लास को, कस्टमर क्लास को, तो इस लाइन की जरूरत नहीं है। समझा? कोड कम हो गया हमारा। ओके, अब तो कुल मिला के कॉन्फ़िगरेशन का काम मेरा हो गया। नाउ कम टू द सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री, अब सेशन फैक्ट्री में देखिए दो सेशन फैक्ट्री दिख रही है, दिस वन। तो ये माइस्क्यूल वाला मत ले लेना आप, ठीक है, हाइबरनेट वाला चाहिए, org.hibernate वाला। ये अगर गलती करोगे तो दिक्कत आएगी। फ्रेमवर्क्स में बेटा यही चीजें होती समझने की, और कुछ नहीं होती, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, अदरवाइज सब कुछ है यहाँ पे, है ना। अब सेशन फैक्ट्री में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं माइस्क्यूल वाला यूज करूँ, हाइबरनेट वाला यूज करूँ। सेशन फैक्ट्री SF इक्वल टू, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके थ्रू हम लोग इसको cfg डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, गेटिंग इट? ओके, अभी मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और सेशन फैक्ट्री बनाया है। लेट अस चेक कि क्या मेरा टेबल बनेगा। थोड़ा सा रुक के ये देख लेते हैं कि मिनिमम कोड क्या चाहिए एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम। और आप देख सकते हैं कि सर्विसेज में मैं कस्टमर टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने वाले में। तो यहाँ पे कस्टमर नाम का तो कम से कम कोई टेबल नहीं है अभी, है ना। ओके, बना दिया टेबल इसने। क्या ये देखो, ये
शो एसक्यूएल की वजह से दिख रहा है ये 2 लाइन। ये जो लाल लाल दिखता है ना उसको चिंता नहीं करना, ये बहुत लाल करता है कंसोल को, ठीक है। इट इज नॉट अ एरर, है ना। देखना कुछ काला दिख रहा है कि काला नहीं दिखा तो फिर गड़बड़ है। तो ये देखो क्या करता है कि अगर पहले से कुछ बना है तो उसको ऑटोमेटिक ड्रॉप करेगा और उसके बाद क्रिएट करेगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम कस्टमर, वाई कस्टमर, क्योंकि हमने उसको टेबल अलग से कुछ बोला नहीं है कि भैया ये क्लास का नाम है, उसी के नाम से उसने टेबल बनाया। कस्टमर आईडी इंटीजर, जबकि मैंने वहां इंट लिखा था, इसने इंटीजर ले लिया। प्राइमरी की है इसलिए देखो नॉट नल अपने आप डाला, क्योंकि प्राइमरी की इस पे डली हुई है। कस्टमर नेम वेर कैर, अपने हिसाब से साइज लिया है, आप चाहे तो उसको साइज बता सकते हैं सामने से। फिर क्या बोला, प्राइमरी की कौन है, कस्टमर आईडी। और अब मैं यहां जाके इसको रिफ्रेश करता हूं, हियर इज अ कस्टमर टेबल, ठीक है। ये क्यों खोल के रखा है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, बट यहां से देख के मेरे को समझ में आ गया कि टेबल तो बन गया। तो फिर से मैं ब्रीफिंग कर दूं, क्या किया मैंने, एक एंटिटी बनाया, जितने फील्ड रखने उतने वेरिएबल्स, इंस्टांस वेरिएबल, सबकी सेटर गेटर, इसके ऊपर एक एनोटेशन, जो भी जिसका टेबल बनाना है एंटिटी, और उसकी एक कॉलम कोई भी ऐसा रहेगा जिसको प्राइमरी की हम लोग बोलेंगे, उसके ऊपर आईडी, ठीक है। hibernate.cfg.xml मैंने अभी आपको लाइन बाय लाइन समझाया है। यहाँ पे क्या किया, तो हमने कुछ नहीं किया है फिलहाल, हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया और कॉन्फ़िगरेशन को बताया कि भैया इंफॉर्मेशन के लिए वो XML फाइल है, उसको रिफर कर ले कि पीछे डाटाबेस कौन सा होगा, उसका यूजर नेम क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, डायलेक्ट क्या है, मतलब डायलेक्ट के बेस पे वो पता चल जाएगा, और मैं करना क्या चाहता हूँ वहां पे है इंफॉर्मेशन, राइट। और इसी इंफॉर्मेशन में उसको ये भी पता चल गया मजाक मजाक में कि एंटिटी की क्लास कौन सी है, क्योंकि वहां पे मैंने मैप करके रखा हुआ है। अगर वो मैप नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पे ऐड एनोटेटेड क्लास करना पड़ता, जो मैंने करके दिखाया था, ठीक है। वो लाइन हटा दिया जस्ट। अच्छा, ये 2 लाइन लिखोगे ना, उसके बाद एक बार रन करके देख लेना, टेबल नहीं बनेगा, आपको सेशन फैक्ट्री बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सेशन क्रिएट होगा। ऑटोमेटिक कैसे, सॉरी टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल रखा है इसको HBMDD2 ऑटो क्रिएट, ठीक है। अब चूंकि मैंने वहां पे ऑटो क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ध्यान दो, मैं इसको दोबारा रन करता हूं सेम प्रोग्राम को। फिर क्या किया इसने, फिर से ड्रॉप किया, फिर से क्रिएट किया। क्या समझ में आया इससे, कि मैं जितने बार रन करूंगा इस प्रोग्राम को, उतने बार एक पुराने टेबल को उड़ा देगा। तब क्या, अगर आपका उसमें रिकॉर्ड है, डेटा है, तो वो भी उड़ा देगा। से मैं नया डेटा इंसर्ट करने जा रहा हूं, वो तो पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप करेगा, उसको बनाएगा और फिर उसके बाद में डेटा इंसर्ट करेगा। तो ये मेरा पुराना तो गया, है ना। तो इस चक्कर में एक बार आपका टेबल बन गया है, देन मेक इट अपडेट। अब इसको आप क्रिएट मत करना भाई, अपडेट कर देना, ठीक है। HBM2 DDL ऑटो को हमने अपडेट करने के लिए बोल दिया। अब जैसे ही उसको अपडेट बोला, आप देखते हैं क्या आउटपुट देता है। कुछ नहीं किया इसने, ना ड्रॉप किया ना क्रिएट किया, ठीक है। स्कीमा अपडेट कंप्लीट।
समझ में आया? वो एक तो वर्ड चेंज करने से इतना फर्क आ गया। अब आपका टेबल दोबारा नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे उस टेबल में कुछ रिकॉर्ड डालना है, तो रिकॉर्ड डालना है। अब बात रिकॉर्ड पे आ चुकी है, तो हमको अब चाहिए होगा सेशन। सेशन, इस सेशन का उस सेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्रोग्रामिंग वाले। इक्वल टू एसएफ डॉट गेट करंट सेशन, ओपन सेशन कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई करंट सेशन था नहीं, तो नया सेशन ओपन करना है। ओपन सेशन, ना भाई, इसमें रोका किसने? ठीक है, सेशन बन गया। अब सेशन के बाद में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमको, तो ट्रांजैक्शन भी बनाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन tx इक्वल टू, ये सेशन के थ्रू चलेगा, बिगिन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा। अब डेटा इंसर्ट करना है, तो कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कस्टमर सी इक्वल टू न्यू कस्टमर, और इससे सेटर मेथड को कॉल करेंगे सी डॉट सेट कस्टमर आईडी 101, सी डॉट, मैं जावा का कोड लिख रहा हूँ अभी, मेरा कोई डाटाबेस से लेना देना नहीं, कौन सी क्वेरी चलेगी मेरे को नहीं मालूम। सी डॉट सेट कस्टमर नेम रमेश, ठीक है। और इसके बाद ये जो सेशन है ना, सेशन के थ्रू हम इसको कर देंगे सेव, इस ऑब्जेक्ट को। और जो ट्रांजैक्शन है इसको कर देंगे कमिट, ताकि जो चेंजेस हो वो परसिस्ट कर जाए। दैट्स इट। बताइए कौन सी लाइन मैंने डाटाबेस से रिलेटेड लिखा है यहाँ पे। ORM, this is the object, it encapsulates this value, it save that value inside database any relation, ठीक है, and Hibernate is responsible for mapping। चलिए रन कर। Insert into customer name, customer ID, value equal value question mark। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। व्यू डेटा,
गया 101 रमेश। ठीक है, इट्स ऑल फॉर द डे। बहुत ही मिनिमम चीजें बताई है। कल से रॉकेट